गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चैप्टर नंबर 3 का अगला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म टैग से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर्म में जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनपुट बॉक्स हो गया, या फिर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स या फिर चेक बॉक्स, लिस्ट बटन। इस तरह के ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आज की इस क्लास में प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप सब जल्दी से ज्वाइन कीजिए और एक बार चैट में कंफर्म करिए कि आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। अभी आने वाली कुछ क्लासेस हम इसी तरह से स्क्रीन शेयर करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग होती है वो आपको डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर दिखेगी नहीं कैमरे के थ्रू। इसी वजह से हम कुछ क्लासेस स्क्रीन शेयर करके कर रहे हैं। या अगर आप सब कंफर्टेबल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर हम अपने डिजिटल बोर्ड से ही क्लासेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टाइपिंग थोड़ी सी इजी रहती है। दूसरा, बार बार हम स्क्रीन पर फोकस करते हैं, फिर टाइप करते हैं, तो चीज़ें प्रॉपर कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता रहता है। और अभी आपको प्रॉपर तरीके से एक एक लाइन का स्टेटमेंट कोड देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ एक बार चैट में कंफर्म करिए कि आवाज़ आप सभी तक आ रही, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। ऑलमोस्ट हमने 5-6 क्लासेस कर ली हैं और फिर भी अभी हमें लग रहा है कम से कम 2 क्लासेस और होंगे, फिर आपका कोर्स कंप्लीट मीन्स ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। यस, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का ये अगला पार्ट है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म। देखिए, जब आप कोई यूजर से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे फॉर्म डिजाइन करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म। और अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शन चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया गया, ये स्क्रीन पर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। और एक ये बटन है, सबमिट बटन, या इस तरीके से आप कुछ बनाते हैं। तो अगर इस टाइप का या फिर इससे ज्यादा कुछ ऑप्शंस के साथ में हमें फॉर्म डिजाइन करना है तो हम फॉर्म डिजाइन करते हैं। इसके लिए फॉर्म नाम से अलग से एक टैग होता है जिसको हम फॉर्म डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट जो फॉर्म टैग है इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मेन एलिमेंट क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट होगा, जिससे हम फॉर्म डिजाइन करने की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फॉर्म टैग आपको लगाना होगा। इसके बाद जो अलग अलग तरह की फील्ड्स आते हैं उनके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं इनपुट टैग। इसके बाद एक आता है टेक्स्ट एरिया। अब ये टेक्स्ट एरिया कब यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको यूजर से इनपुट लेना है, राइट अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप कमेंट लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं आप कमेंट, और आप चाहते हैं कि आपका यूजर कमेंट टाइप करे, आपके बारे में बताइए, उसके बारे में कुछ फीडबैक दे, तो वहां पे हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज करेंगे। आगे हम इसको बनाएंगे भी प्रैक्टिकल के साथ। प्लस लेबल एक ऐसा टैग होता है, जब हम कोई इनपुट बॉक्स बनाते हैं तो वहां पे उसके आगे लेबल लगाते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेबल के माध्यम से लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये है फील्ड सेट। अब फील्ड सेट हम कब टैग यूज करेंगे, जब कई अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इनपुट लेना चाहते हैं किसी से, तो आप क्या करेंगे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक ग्रुप बना देंगे और वहां पे इस बॉक्स के अंदर एक तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी सब एजुकेशनल रिलेटेड होंगे, जैसे हाई स्कूल, इंटर की डिटेल, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनकी ग्रेड, मार्क्स, ये सब आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फील्ड सेट बना देंगे। सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस फील्ड सेट का जो नाम होता है, आप चाहते हैं इस ब्लॉक का एक नाम भी आ जाए ताकि यूजर को पता चले कि इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन डालनी है, देन वहां पे हम लीजेंट यूज करेंगे। तो ये फील्ड सेट का, या ये जो हम ब्लॉक बना रहे हैं, इस ब्लॉक का नाम बेसिकली देने के लिए हम लीजेंट टैग का इस्तेमाल करेंगे। रिजल्ट के बारे में आप में से कई लोग जानना चाह रहे हैं। रिजल्ट देखिए आज मेल पर भेजा गया है, बट सभी के पास मेल अभी तक नहीं पहुंचा है। आने वाले 3 से 4 दिनों में आप सभी के पास मेल आ जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे करके वेबसाइट पर भी रिजल्ट अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक वहां पे रिजल्ट देखने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आने वाले 1 से 2 दिन में वहां से भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है, और इस बारे में हम लास्ट में, क्लास के लास्ट में बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा एक रिमाइंड करा दीजिएगा तो क्लास जब ओवर हो रही होगी उस टाइम पे हम डिटेल में आपको चीजें बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट। जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, जैसे आप एक बनाते हैं सिटी,
सेलेक्ट यूर सिटी, और जैसे हम सेलेक्ट यूर सिटी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक सिटी की पूरी लिस्ट आ जाती है, अलग अलग सिटीज की, जिनमें से यूजर अपना चॉइस का सिटी सेलेक्ट कर लेता है। तो ऐसी लिस्ट बनानी है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट यूज करेंगे, इसके साथ साथ हमें ऑप्शन भी यूज करना होता है। तो सेलेक्ट ऑप्शन जब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है तब हम यूज करते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप दिया गया, डिफाइन ग्रुप टू रिलेटेड ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन, इसको कब यूज करेंगे या फिर इस टैग का काम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप देते हैं स्टेट, स्टेट के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया। अब इनमें ये हमने बना दिया मेन लिस्ट, ये मेन लिस्ट बना दी। यूपी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यूपी के नीचे देखिएगा यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम होंगे, वैसे एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम होंगे। तो इस तरीके का अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ऑप्ट ग्रुप, ये टैग हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? सेलेक्ट के साथ में यूज करेंगे। जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे उसमें जो ऑप्शंस होंगे, जैसे लिस्ट ऑफ सिटी आपको देना है तो जो सिटी नेम मेंशन करेंगे ऑप्शन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, ये बटन का होता है, क्लिकेबल बटन होता है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बटन डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बटन टैग हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप हमारा मेन टैग है जो यूजर से डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स लेता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है। तो ये इनपुट किस टाइप का आपको यूजर से लेना है वो हम इनपुट टैग के माध्यम से डिफाइन करते हैं। आगे हम इसको प्रैक्टिकल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब इनपुट टैग जो होता है उसके अंदर भी कई सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली। तो जैसे टेक्स्ट इनपुट लेना है या पासवर्ड इनपुट लेना है या फिर आपको सबमिट बटन बनाना है या फिर रिसेट करना है, जो डेटा पड़ा हुआ है उसको आप चाहते हैं क्लिक करें रिसेट हो जाए तो वो ब्लैंक फील्ड हो जाएंगे, फिर से उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इनपुट टाइप में आप यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, टेक्स्ट इनपुट लेना चाहते हैं कि पासवर्ड इनपुट लेना चाहते हैं या सबमिट बटन बनाना चाहते हैं या फिर आप रिसेट बटन बनाना चाहते हैं, ये इनपुट के टाइप है। दूसरा, रेडियो बटन बनाना है या फिर आपको चेक बॉक्स बनाना है या कोई बटन बनाना है सबमिट के लिए, तो आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल इनपुट टैग के साथ में करेंगे। अब एक एक शुरुआत करते हैं आगे, उससे पहले जो इनपुट टैग होता है उसमें कुछ अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हम देते हैं। जैसे टाइप में डिफाइन करेंगे कि वो चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है वो हम यहाँ पर टाइप में डिफाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद वैल्यू डिफाइन करते हैं, वैल्यू किस टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्लस प्लेस होल्डर, कई बार जब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है और नेम के बॉक्स के अंदर देखेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स आता है यहाँ पे लिखा होता है इंटर योर नेम, तो ये क्या है? प्लेस होल्डर होता है। जब आप इसमें टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो ये हट जाता है वहां से, तो ये प्लेस होल्डर होता है। तो ये प्लेस होल्डर आप सेट कर सकते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज करके। आप उसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। नेम बेसिकली कब काम आएगा? नेम और आईडी दो ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम तब यूज करते हैं, इनका यूज तब आएगा जब आप अपने फॉर्म को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। जब आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो आपको नेम और आईडी दोनों एट्रीब्यूट को यूज करते हैं वहां पे। प्लस मैक्स, आप उसमें मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम कैरेक्टर उस टेक्स्ट बॉक्स में या जो भी आप इनपुट मेथड ले रहे हैं उसमें कितना टाइप किया जा सकता है, मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। प्लस रिक्वायर्ड अगर आप देना चाहते हैं, मीन्स जैसे किसी फील्ड को मैंडेटरी बनाना चाहते हैं कि आपको नेम इसमें इनपुट करना जरूरी है, एज इनपुट करना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना जरूरी है, अगर आप उन फील्ड्स को मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम आगे प्रैक्टिकल के साथ भी देखने वाले हैं। प्लस इसमें मैक्सिमम लेंथ आप डिफाइन कर देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में। और मैक्स और मैक्सिमम लेंथ इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं और इसमें मैक्सिमम लेंथ होगी कैरेक्टर की, कितनी मैक्सिमम आप कैरेक्टर डाल सकते हैं। यस राम राजपूत, बताइए क्या क्वेरी आपकी? यस प्लीज बताइए। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज बताइए किस लिए आपने कॉल रिक्वेस्ट किया है, क्या जानकारी चाहिए? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिनिमम
मिनिमम वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, या मल्टीपल, आप कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज डालना चाहते हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। और पैटर्न, पैटर्न में आप स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको अपर केस में, फिर लोअर केस में, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, फिर अंडरस्कोर, आप ऐसा पैटर्न भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसी टाइप के पैटर्न में जब कोई वैल्यू आएगी तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइन करेंगे जहां पे हम इसको वन बाय वन सारी चीजें एक साथ डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट टैग यूज करते हैं, इनपुट टैग यूज करेंगे जिसमें टेक्स्ट इनपुट करेंगे यूजर से। टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चलिए नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करके रखा है। हमें क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम इनपुट लेना है, क्या फर्स्ट नेम इनपुट लेना है, तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म तो हमारा टैग होता है इसको ओपन कर लेंगे। फॉर्म टैग के अंदर ही सारी चीजें आपको लिखनी है। तो फॉर्म टैग को हम नीचे बंद भी कर लेते हैं, यहाँ पे बॉडी के पास जाते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं, फॉर्म को क्लोज भी कर लेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है वो डिफाइन करिए। जैसे आप फर्स्ट नेम इनपुट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, लेबल। आउटपुट जब आएगा तब बेटर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। लेबल में आप क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट नेम जैसे हमें इनपुट लेना है तो हमने लेबल डिफाइन कर दिया। लेबल को क्लोज भी करना होता है तो जस्ट इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। स्लैश से क्लोज कर लिया, लेबल हमने दे दिया है। लेबल के बाद अब आपको यहाँ पे इनपुट टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं, एक नया टैग ओपन करेंगे, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। और किस टाइप का इनपुट लेना है आपको वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डबल कोट्स में लिखना होता है, जैसे आपको टेक्स्ट इनपुट लेना है तो आप टेक्स्ट लिखिए, या फिर रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमने टेक्स्ट टाइप ले लिया, टेक्स्ट टाइप हमें इनपुट लेना है, और इसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। सिंपल सा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट कितना क्या मिल रहा है। इसको रन करेंगे, ये हमारे पास इसका विंडो है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। जस्ट हमने छोटा सा कुछ डिजाइन किया और ये फर्स्ट नेम आप देख रहे हैं कि इनपुट बॉक्स आ गया। अब आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करना चाहें तो यहाँ पे चलिए मैंने टाइप भी कर दिया। तो ऐसे देखिए छोटा सा कोड लिखा मैंने, और इनपुट आप देखिए यहाँ पे इनपुट बॉक्स बन चुका है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली बन चुका है, टेक्स्ट बॉक्स इसको कहते हैं। अब आगे इसमें और कुछ करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, इसी तरह से अगर आप लास्ट नेम इनपुट करना चाहते हैं तो सिंपल हम इसी स्टेटमेंट को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट नेम था, अब लास्ट नेम कर देंगे, लास्ट नेम। इसको सेव कर रहे हैं, वापस हम अपने वेब पेज को करेंगे रिफ्रेश। देखिए क्लास थोड़ी लंबी होगी, टाइम लगेगा, चीजें अगर हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइप करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो बन चुके हैं, बट यहाँ पे देखिए सब पूरा एक लाइन में आ रहा है। आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है बी आर टैग, तो आप इसके बाद जस्ट आपको क्या कर लेना है, बी आर लिख देना है। बी आर टैग को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। और अब अगर हम सेव करने के बाद अपना वेब पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है तो क्या करेंगे, इस बीच हम यहाँ पे दो बार बी आर लगा देंगे तो थोड़ा सा और स्पेस आपको मिल जाएगा। सेव, और अपने वेब पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो ये देखिए इस तरीके का डिजाइन हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स हमने बना ली। तो ये हो गया टेक्स्ट इनपुट टाइप। अगला एक मैंने बताया था एरिया, इसमें वापस चलते हैं, इसमें देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो टेक्स्ट इनपुट हमने लगभग ऐसे ही बना दिया, जैसे इसमें कोड दिया गया, आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा बाद में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया का क्या होता है। टेक्स्ट एरिया मैंने बताया कि एक ब्लॉक बन जाता है, इसमें आप रो और कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको कमेंट्स लेना है या फिर राइट अबाउट योर सेल्फ, इस टाइप की इंफॉर्मेशन लेनी है जो एक लाइन से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो आप एक ऐसा बॉक्स बना देंगे जिसमें यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है। अब आप इसमें इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसमें कितनी रो होंगी,
कितनी कॉलम्स होंगी, इस तरीके से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वहां पे। टेक्स्ट एरिया टैग इसके लिए यूज करेंगे, कितने रो रहेंगे, कितने कॉलम्स रहेंगे, बस आपको ये स्पेसिफाई कर देना है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो टेक्स्ट आपको उस ब्लॉक के अंदर दिखेगा। जैसे इंटर टेक्स्ट हियर, इस टाइप से कुछ मैसेज डाल दीजिए तो वो उसके अंदर दिखेगा। ओके, तो इसको भी प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। सेम इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने इनपुट बॉक्स बना लिए, टेक्स्ट बॉक्स। यहीं पर अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए आपको पहले एक टैग यूज करना है, टेक्स्ट एरिया। देखिए ये आ गया यहाँ पे। तो टैग होते हैं, जब आपका पेज सेव रहेगा तो यहाँ पे आपको नोटपैड प्लस प्लस में हिंट मिलती जाएगी, तो आप बहुत तेजी से टाइप कर सकते हैं। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर, इस टैग के अंदर आपको जाके पहले रो स्पेसिफाई करनी होगी, कितनी नंबर ऑफ रो देना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ इक्वल साइन लगाइए डबल कोट्स के अंदर, जैसे हमको क्या चाहिए, मान लीजिए 8 रो चाहिए हमें। इसके बाद सिंगल स्पेस दीजिए, कॉल्स लिखेंगे। देखिए कॉल्स भी यहाँ पे आपको हिंट में दे रहा है। डबल कोट्स में कितने कॉलम्स होने चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ पे 20 कॉलम्स, तो 20 कॉलम्स हमने फिक्स कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाइए थोड़ा सा, या फिर इसके आगे भी टाइप कर सकते हैं, इंटर टेक्स्ट, ऐसे कुछ हमने मैसेज डाल दिया इस टाइप से, इंटर टेक्स्ट, ये मैसेज डाल दिया। अब इसके बाद जो टेक्स्ट एरिया हमने ओपन किया था, इसको टेक्स्ट एरिया, इसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना आप कर दीजिए और इसको सेव करिए। सेव करने के बाद हम अपना वेब पेज रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बन चुका है। ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आ रहा है। इसको और थोड़ा सा नीचे लेके आना है। देखिए टेक्स्ट, इंटर टेक्स्ट हियर लिखा हुआ है, तो अब आप इसके अंदर टाइप करते रहिए। इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, जो भी साइज आपने दिया है इस तरीके से आप खींच लीजिए, बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बी आर टैग 2 बार लगा देंगे, जो यहाँ पे लगाया था, तो प्रॉपर तरीके से आपको ये दिखेगा। जस्ट लाइन ब्रेक करने के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे आ चुका है। अगर इसमें भी आप लेबल देना चाहते हैं तो लेबल टैग यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको कहीं से भी लेबल टैग उठाइए और इस लेबल टैग को इससे पहले डाल दीजिए यहाँ पे। राइट अबाउट योर सेल्फ, हमने यहाँ पे लेबल लगा दिया। अब अगर हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। इसके नीचे भी हमें 2 बार बी आर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बी आर लगाने में मिस्टेक हुई है। इसके बाद भी हमें यहाँ पर 2 बार बी आर टैग यूज करना पड़ेगा, 2 लाइन स्पेस करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से बाद में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया। ओके, इतना हमने डिजाइन कर लिया। अब देखते हैं अगला इसमें क्या है, कौन सा टैग है। टेक्स्ट एरिया हमने डिजाइन कर लिया है। ऐसे ही पूरा आपका फॉर्म बनता चले जाएगा। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनानी है। जैसे मान लीजिए कुछ सिटी के नाम डालने हैं, इंटर योर, सेलेक्ट योर सिटी, ऐसा कुछ लेबल डाल देते हैं। और उसमें जैसे हमने यहाँ पे कोर्स लिया है और अब हम अपने फॉर्म में कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, कुछ अलग टाइप का ले लेंगे। उसमें हम यूजर से क्या करेंगे, सिटी इनपुट करा लेंगे, सेलेक्ट योर सिटी, इस टाइप का कुछ कराते हैं। वापस आइए ऐसे ही, और यहाँ पे हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे। टेक्स्ट एरिया हमारे पास हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक नया टैग ओपन करेंगे और इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो लेबल ले लेंगे। लेबल यहाँ पर है तो इसी को करेंगे कॉपी और इसको यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। देखो सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि इंटर तो करना नहीं, हम यहाँ पे जो लेबल देंगे तो क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसमें कई सारे सिटीज के नेम होंगे, तो यूजर्स क्या करेगा, उसमें से सेलेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे इंटर योर सिटी नहीं टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो लेबल्स होते हैं वो भी मीनिंगफुल होने चाहिए। तो सेलेक्ट योर सिटी ने ये लेबल दे दिया है। अब इस लेबल देने के बाद हमें क्या करना है,
सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेलेक्ट टैग ओपन करेंगे। सेलेक्ट, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको ऑप्शन वाला टैग ओपन करना है। क्या? ऑप्शन। ये ऑप्शन ओपन कर लिया। ऑप्शन में अब आपको वैल्यूज देनी है। जैसे कि सिटी में लखनऊ दे दिया हमने। और इसके बाद ऑप्शन को क्लोज भी करना है, याद रखिएगा, इसको क्लोज भी करना है। बस इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट करके कई बार आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले ही मुंबई ये हमने रखा। सेलेक्ट टैग्स हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, इसको लास्ट में क्लोज भी करना है। इन सब्जेक्ट्स में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली टाइप भी करनी है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगता है। ये देखिए आ तो रहा है बट ये प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट मीन्स यहाँ पे हमें कंट्रोल सी और इस टेक्स्ट एरिया के बाद में हमें 2 BR यूज करने पड़ेंगे, फिर ये सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सिटी आ रहा है। मैंने 2 सिटी के नेम दिए, लखनऊ और दिल्ली। 2 अलग अलग सिटीज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो बस ऐसे ही हमें पूरा फॉर्म डिजाइन करना है। अब चीजें हम एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से, और फिर आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। यहाँ पे पूरा पूरा कोड दिया गया है, जस्ट आपको टाइप करना है, उसके बारे में समझना है कैसे काम करता है। तो ड्रॉप डाउन हमने आपको बता दिया। इसी तरह से आप रेडियो बटन भी बना सकते हैं। रेडियो बटन चलिए जल्दी से बनाते हैं। फिर आपको एक एक जितने भी ऑप्शंस हम अपने फॉर्म डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, हर एक का मैंने सिंपल सिंपल कोड लिख रखा है। बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कोड नहीं दिया गया है, ताकि आप आसानी से चीजें कर पाएं और उसको समझ भी पाएं। अब हमें जैसे रेडियो बटन कब बनाते हैं? जब हमें चॉइस देनी होती है कि आप ए या बी, 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करिए, तो हम क्या करते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं। और एक से ज्यादा चॉइस देनी है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनमें क्या होता है, चारों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है, तो वो वहां पे क्या यूज करेंगे, रेडियो बटन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या करेंगे, इनपुट टाइप में इनपुट टाइप, और इसके बाद आपको डबल इक्वल के बाद डबल कोट्स में लिख देना है रेडियो। डबल कोट्स हमने बंद कर दिया। सिंपल, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए, रेडियो बटन। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। रेडियो बटन में वैल्यू क्या देना है, जैसे कि मान लीजिए आप जेंडर ही ले लेते हैं, मेल या समथिंग कुछ भी, और ऐसे ही दूसरा ओपन करेंगे, वहां पे कुछ और डाल देंगे। कंट्रोल सी, और ये हो गया कंट्रोल बी। यहाँ पे हमने ले लिया मेल। ठीक है, ऊपर सारा कुछ सही है, बिल्कुल सही है। अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज रन करके देखेंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ये रेडियो बटन यहाँ पे आ गए, मेल और फीमेल। इनको आप नीचे ले जाना चाहते हैं तो जस्ट वही BR टैग हम लोग यूज कर लेंगे। BR हमने कहीं पे लिखा था, ये हो गया। इसको कॉपी करते हैं। आप चाहें तो इसके बाद भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखेगा, या फिर वैसे मेल और फीमेल आसपास ही रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, मेल ऊपर हो गया, फीमेल नीचे हो गया, तो एक BR हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये वाला हटाते हैं, कंट्रोल X करेंगे और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे B। सेव
कंट्रोल एस, देन पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल बन चुका है ऐसे। ओके, अगला देखिए जल्दी से। तो ये रेडियो बटन हो गया। ऐसे हम चेक बॉक्स बना सकते हैं। चेक बॉक्स आ गया तो चेक बॉक्स में देखिए क्या करना होता है। चेक बॉक्स जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप में आपको चेक बॉक्स लिख देना है। और ये जो नेम हमने लिखा है, वैल्यू लिखा है, ये कंपलसरी नहीं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको एक बेसिक फॉर्म डिजाइन करना है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये तब काम आएगा जब हम इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होंगे। अभी के लिए हम बेसिक लेवल पे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे अलग से एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत नहीं है। इनको आप हटा सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। जैसे आपको लिखना है इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, और ये वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए, आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं हिंदी इंग्लिश, दो लैंग्वेज मान लेते हैं हमें आती हैं। तो दो लैंग्वेज के लिए हम यहाँ पे अलग से इसको ओपन कर लिया हमने। अब यहीं पे रेडियो बटन के बाद हम चेक बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप, चलिए इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इनपुट टाइप में इस बार हम लिख देंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हो गया। चेक बॉक्स के बाद यहाँ पे आपको देना है वैल्यू हिंदी। इसके बाद सेम इसको कर लेंगे कॉपी, नीचे आते हैं और इस जगह पे इंग्लिश कर देंगे। सेव करेंगे, वापस हम इसको करते हैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश। तो अब देखिए आपके पास ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन हम तब बनाते हैं जब हमें यूजर से चॉइस में से कुछ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब यहाँ पे चेक बॉक्स लैंग्वेज में क्यों दिया गया, क्योंकि लैंग्वेज हो सकता है उसको हिंदी भी आती है, या एक आती होगी तो हिंदी सेलेक्ट कर लेगा, हो सकता है इंग्लिश भी आती है तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लेता है, गुजराती मराठी या बंगाली कुछ और आती है तो यहाँ पे हम और भी ऑप्शन उसके साथ रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज ट्रू हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा कंडीशंस ट्रू हो सकते हैं, तो उस केस में हम चेक बॉक्स यूज कर लेंगे। बट जब हमें चॉइस में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है तो रेडियो बटन यूज करेंगे। की हो गया चेक बॉक्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, सबमिट बटन। अब आपको एक बटन बनाना है, आपने सारी चीजें बना ली, अब आप एक बटन बनाना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे इनपुट टाइप हमने पासवर्ड भी ले लिया है, तो पासवर्ड भी अपने आप में एक अलग से इसका एट्रीब्यूट होता है। तो ये पासवर्ड टाइप का इनपुट लेगा। पासवर्ड जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है ये HTML5 में सपोर्ट करता है। तो अभी के लिए हमें सबमिट बटन जस्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप में सबमिट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। इसका कोड ओपन करेंगे, इनपुट टाइप इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, और इनपुट टाइप में यहाँ पर लिख देना है हमें सबमिट। और कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें हम यहाँ से हटा देंगे। इंग्लिश या समथिंग, इसका अगर कुछ आप नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे रिफ्रेश करते हैं इसको। इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। सेव, और वापस करते हैं रिफ्रेश। अभी देखिए सबमिट बटन कुछ भी नहीं करेगा। अभी अगर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि जो डेटा यहाँ पर दिया गया है या फिर यूजर जो इनपुट करेगा उसको ये सेव कर देगा, नहीं। जब तक इन फील्ड्स को हम डेटाबेस में कनेक्ट नहीं करेंगे और इस बटन को एक्टिवेट नहीं करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए फिर यहाँ पे हमें क्वेरी चलानी पड़ती है डेटाबेस की। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो डेटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो इस बटन के लिए हमें बैकएंड में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ताकि जब यूजर कोई भी इस पे क्लिक करता है, क्लिक इवेंट जब अकर होगा तो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कौन सी क्वेरी चलनी चाहिए। डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं वो क्वेरीज के थ्रू मैनेज किया जाता है। जैसे हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें एक व्यू बटन बना दें, व्यू, और इस पर क्लिक करें, तो जैसे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डेटाबेस
से क्वेरी चलेगी जो कि डेटाबेस से रिकॉर्ड्स लेके आएगा और फिर हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले कर देगा। तो उस केस में हम यहाँ पे व्यू ऑप्शन यूज कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक करें तो इन फील्ड्स में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर जाके राइट हो जाए। तो इस बटन पे हमें क्लिक इवेंट एक्टिवेट करना होगा, इसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी, इसके साथ में हमें क्वेरी लिखनी होगी डेटाबेस में। और डेटाबेस की क्वेरी डिपेंड करेगी कि आप डेटा टाइप जो डेटाबेस टूल है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं या फिर ओरेकल एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। उन सब की क्वेरीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। तो चलिए हमने सबमिट बटन बना लिया है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है। सबमिट बटन के बाद देखिए रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, आप जो भी इनपुट टाइप किए होंगे वो सारी फील्ड को ब्लैंक कर देगा। तो इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं, जैसे हमने सबमिट बनाया था वैसे यहाँ पे रीसेट लिख देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। सेम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको और यहीं पे टाइप कर देंगे। इस जगह पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या टाइप कर देना होगा, रीसेट। जहाँ पे सबमिट है वहां पे रीसेट टाइप कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, रीसेट बटन आ गया। तो अब यहाँ पे सबमिट भी है और रीसेट भी है, दोनों बटन है। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो जितनी फील्ड्स होंगी वो डिफॉल्ट स्टेज में आ जाएंगी। आप में से किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। वीडियो लैग कर रहा है, चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी बाकी लोगों का तो कोई भी मैसेज नहीं आया, मे बी कुछ नेटवर्क का भी इशू हो सकता है यूजर एंड पे, जहां से आप क्लास ले रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क आपके साइड में थोड़ा सा वीक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेट बटन हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब इस टाइप का एक फॉर्म जैसे डिजाइन करना है। हमने हर तरह का लगभग यूज कर लिया है। अब इस टाइप का एक आपको फॉर्म डिजाइन करना है, सिमिलर टाइप का। ये फॉर्म आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके जरूर डिजाइन करिएगा। हमने कोड पूरा ऐड कर दिया है, हालांकि आपकी जो ई बुक है उसमें भी आपको कोड मिल जाएगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इस तरीके से दिया गया है। तो ये उस पूरे फॉर्म को डिजाइन करने का कोड है। इस फॉर्म को कुछ हमने ऐसे डिजाइन किया जो कि आपके हर एक तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल हो जाए। जिन ऑप्शंस को हम फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। प्लेस होल्डर में क्या दिखा रहा है कि इसके अंदर टेक्स्ट कैसा आपको इनपुट करना है, मींस पासवर्ड किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये प्लेस होल्डर हो गया। बाकी टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पे यूज किया है, ये हमारे चेक बॉक्स हो गए। रेडियो बटन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ऑलमोस्ट वो सारे ऑप्शंस, रिसेट, सबमिट, इनको भी यूज कर लिया। तो आपके सिलेबस में जितने भी फॉर्म से रिलेटेड मेन मेन टैग्स हैं, उन सारे टैग्स को यूज करके हमने यहाँ पे फॉर्म डिजाइन किया है। ये फॉर्म आप लोग खुद से भी बनाइएगा, चीजें और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्म डिजाइन कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आपको प्लेस होल्डर यूज करना है, कहीं भी किसी भी जगह पे प्लेस होल्डर यूज करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट प्लेस होल्डर लिखेंगे और उसके बाद में आपको कोई सिंपल सी वैल्यू, जैसे ये लिखा हुआ है, चलिए इसी को यूज कर लेते हैं हम, टाइप नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। प्लेस होल्डर जैसे कोड ओपन करेंगे, प्लेस होल्डर किस में दिखाना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम में दिखाना है, मान लीजिए यहाँ पर प्लेस होल्डर। तो बस यहीं पर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर डाल देंगे। ये हो गया इनपुट टाइप, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे इंटर नेम सेव। तो अब देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर हमने लगा दिया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ, तो इंटर योर नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे कुछ टाइप कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिखेगा इंटर योर नेम। इसको अगर हटा देते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो इंटर योर नेम यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये प्लेस होल्डर है, जस्ट आपको क्या करना, क्या उस टैग के अंदर डाल देना है जहाँ पे भी आपको चाहिए।
जैसे यहाँ पे इंटर योर नेम, ये हमने एक्स्ट्रा यूज कर लिया है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अगर कहीं और भी चाहिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर भी शो होना स्टार्ट कर देगा। सिंपल जस्ट क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश। तो वेब डिजाइनिंग में आप थोड़ा सा सीखिए और उसको कॉपी पेस्ट करके बहुत बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोड होता है बहुत लेंदी लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है और उसने हमारे इस कोड को देख लिया, ये कोड जो हमने यूज किया है, अगर इसको देख लेगा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा कि इसमें इतनी सारी लाइंस कैसे आ गई, इसको हम कैसे समझेंगे। बट देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था मुश्किल से 3 या 4 लाइनें थी, अभी के लिए बहुत सारी लाइंस हो गई। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो डर जाएंगे, बट अगर आपने शुरुआत से क्लास ज्वाइन की है तो आपके लिए इजी लग रहा होगा, आपको उतना टफ नहीं लगेगा। तो प्रोग्राम या फिर इसका जो कोड होता है उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कौन सा टैग कहाँ पर और किस पर्पज से यूज करना है, बस ये आपको सीखना है। इसके बाद फिर वेब डिजाइनिंग हो जाएगी इंटरेस्टिंग, इजी भी हो जाएगी आपके लिए। तो ये फॉर्म है, आप लोग खुद से डिजाइन करिएगा, हमने यहाँ पे इसका कोड दे दिया है पूरा। इवन आपके ई बुक में भी इस टाइप का एक फॉर्म डिजाइन किया मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेम्स का। फ्रेम हमारा अगला टॉपिक है आज की क्लास का। इससे पहले हमने एक ड्यू टैग डिस्कस किया था शुरुआती क्लासेस में। ड्यू टैग का काम क्या था, आपके अपने वेब पेज को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए। बट यहाँ पे हम किस लिए यूज करेंगे, इसको सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए। जैसे आपका जो वेब पेज है, आपका जो वेब पेज है उसमें आप कई सेक्शंस बनाना चाहते हैं, उस सेक्शन को सेपरेट करना चाहते हैं। आपका ये ब्राउजर है, आप चाहते हैं कि इतने सेक्शन में आपका जो इंडिविजुअल पूरे एलिमेंट से अलग से सेपरेटली अपलोड हो, लोड हो आपके पेज पर। और ये वाला जो सेक्शन है इसका चाहते हैं इसका अलग सेपरेट कंटेंट अपलोड हो जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है। और यहाँ पे कुछ आप डिफरेंट चीजें दिखाना चाहते हैं और ये एलिमेंट्स भी सेपरेटली अपलोड हो, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो आप क्या करेंगे, फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ फ्रेम। इसमें कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर वाला सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, फ्रेम आर यूज टू डिवाइड यूर ब्राउजर विंडो। जो ब्राउजर विंडो होती इनटू मल्टीपल सेक्शंस, जो ब्राउजर विंडो है या आपका जो वेब पेज है उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं। प्लस ईच सेक्शन कैन लोड सेपरेट, इसमें जो जितने भी सेक्शंस होंगे वो सेपरेटली लोड होंगे वन बाय वन, वो किसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। प्लस इसमें फ्रेम्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउजर विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट। तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ अलग अलग फ्रेम्स होंगे उसको हम फ्रेम सेट के नाम से, जैसे एक तो ये फ्रेम हो गया, दूसरा ये फ्रेम हो गया, तीसरा ये फ्रेम हो गया, तो ये क्या है, फ्रेम सेट के नाम से इनको जानते हैं। चलिए आगे हम इसको प्रैक्टिकल के साथ भी देखेंगे, चीजें और बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगी। फ्रेम सेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। टू यूज फ्रेम सेट ऑन पेज वी यूज फ्रेम सेट टैग यूज करेंगे। अगर आपको फ्रेम सेट यूज करना है तो आपको फ्रेम सेट टैग यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग। सबसे पहली बात तो इसके अंदर बॉडी टैग नहीं होगा। जब आप फ्रेम सेट यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको बॉडी टैग की जरूरत नहीं है। जैसे आमतौर पे जब हम कोड लिखते हैं तो हेड टैग ओपन करते हैं, फिर HTML, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद बॉडी टैग ओपन करते हैं। अब आपको बॉडी टैग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है या यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप फ्रेम सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। द फ्रेम सेट टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। विंडो को आप फ्रेम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो फ्रेम सेट डिफाइन करता है। नेक्स्ट, फ्रेम सेट टैग आल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन फ्रेम सेट। मींस जैसे हमारी ये विंडो है इसमें कितने रो या कॉलम्स में आपको अपनी विंडो को डिवाइड करना है, वो इसके माध्यम से सेट होता है। इसमें रो एंड कॉलम्स हम अलग से वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं कितने रो एंड कॉलम्स रखेंगे। अब इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए जो MCQ क्वेश्चन में आ सकती है। डू नॉट यूज HTML फ्रेम टैग एज इट इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5। ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। कौन सा, फ्रेम सेट या फ्रेम टैग जो होता है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है।
इससे पहले पुराने वर्जन में HTML4 में सपोर्ट करता है, 3 में करता है, बट 5 में सपोर्ट नहीं करता है। और 5 में इससे बेटर फीचर के साथ में एक हमें टैग दे दिया गया आई फ्रेम, या फिर हम div यूज कर सकते हैं, जिसको हमने यूज करके भी देखा था। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा एडवांस होता है आई फ्रेम। इन दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं। आई फ्रेम, जैसे किसी की वेबसाइट को आप इम्बेड करके अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं तो आई फ्रेम यूज कर लीजिए। जैसे किसी ने कुछ अपने वेब पेज पर, वेबसाइट पे कुछ कंटेंट बना रखा है और आप चाहते हैं वो कंटेंट हमारी वेबसाइट के, हमारे खुद के अपने पेज पर दिखे, तो हम क्या करेंगे, आई फ्रेम यूज करेंगे और उसकी वेबसाइट के यूआरएल ले लेंगे, उस पेज का यूआरएल ले लेंगे और एम्बेड कर देंगे। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमारा खुद का कंटेंट नहीं है, कंटेंट किसी और का होता है और वो हमारी वेबसाइट पर, हमारे खुद के पेज पर चलता है। ये हमारा सिर्फ आई फ्रेम का कमाल है। तो कई बार ये चीजें यूज करनी पड़ती हैं, जरूरत होती है इनकी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अपनी खुद की वेबसाइट का एग्जांपल लिया है और इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ये बेसिकली काम कैसे करता है आई फ्रेम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेड टैग है, यहाँ पे बॉडी टैग मिसिंग है। जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर बॉडी टैग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, सबसे पहले HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, ये हेड का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद बॉडी होना चाहिए, बॉडी नहीं, फ्रेम सेट हमने यूज किया है। ठीक है, तो जब फ्रेम सेट यूज करेंगे तो आपको बॉडी टैग यूज नहीं करना है। और फ्रेम सेट टैग HTML5 सपोर्ट नहीं करता है, इसके जगह पे आई फ्रेम का इस्तेमाल होता है। अब जैसे इसमें देखिए, एक पेज है, ये पेज है, इस पेज को 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, पहले 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, तो इसी वजह से यहाँ पे कॉलम का रेशियो दे दिया, परसेंटेज दे दिया कि जो फ्रेम सेट है उसको कॉलम्स में 50-50 कॉलम्स में डिवाइड कर देना है, मीन्स 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो 50% 50% दे दिया। अब इन 2 कॉलम्स को जो डिवाइड किया है, इसमें सेपरेट कंटेंट क्या क्या चलेंगे, तो एक में हमने यहाँ पर अपना एक पेज का लिंक दे दिया है, यूआरएल, जो हमारे वेबसाइट का ही पेज है, और दूसरे में हमने अपनी दूसरे वेब पेज या होम पेज का हमने यहाँ पर लिंक दे दिया। अब एक जगह पे क्या होगा, जो हमने इस पे यहाँ पर जो दिया हुआ ये इस वाले फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर जो यूआरएल दिया गया वो इस वाले फ्रेम में, सेकंड फ्रेम में डिस्प्ले होगा। चलिए इसको कोड करके देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, वेब डिजाइनिंग हो या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग हो, दोनों अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। देखिए, बॉडी की जरूरत नहीं तो हम बॉडी यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए बॉडी की जरूरत नहीं है तो बॉडी को हम कर देंगे डिलीट। सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रेम सेट ले लेते हैं। देखिए, फ्रेम सेट यहाँ पे आ रहा है, इसको ओपन भी करना है। चलिए, इसको बंद करने से पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि हम अपने पेज को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉल्स लिखना पड़ेगा, कॉल्स इक्वल, और फिर इसके बाद आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी डबल कोट्स के अंदर। जैसे हमने चाहे तो 50% हम एक का ले लेते हैं और दूसरे वाले को हम यहाँ पे कॉमा करके एस्पेक्ट डाल देंगे। कुछ भी ना करें तो बचा हुआ जितना पार्ट होगा एस्पेक्ट में कवर हो जाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे एस्पेक्ट कर दीजिए। अगर आप एक की वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं, दूसरे की वैल्यू को आप फिक्स नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं कि जितना बचा हुआ पार्ट है वो अगले के लिए रिजर्व हो जाए, तो आप यहाँ पे एस्टेरिक लगा दीजिए। वैसे 50% हमने यूज कर दिया तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 50% ही होगा, तो यहाँ पे एस्टेरिक रख दिया। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको फ्रेम सेट यूज करना पड़ेगा, फ्रेम यूज करना पड़ेगा बेसिकली, फ्रेम। और फिर इस फ्रेम के अंदर आपको SRC सोर्स के लिए यूज करना है, SRC, और इसके अंदर आपको डबल कोट्स में कोई भी यूआरएल। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे gyanexp.com से, वहीं से हम कोई एक पेज ले लेते हैं। gyanexp.com हमने ओपन किया, एक में तो हम होम पेज ले लेंगे, पूरा का पूरा होम पेज वहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस SRC के अंदर हमने एक होम पेज डाल दिया, इसको कर देंगे बंद। सेम यही हम कर लेते हैं कॉपी। एक फ्रेम हमारा तैयार हो गया, दूसरा फ्रेम यहां पर अपनी वेबसाइट का कुछ दूसरा यूआरएल दे देंगे।
किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जैसे हिंदी टेस्ट, इस टैब पे गए और इस पेज का हमने यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम इस यूआरएल को कर देंगे चेंज। बस ये हो गया तैयार। फ्रेम सेट हमने ओपन किया था, तो फ्रेम सेट को यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। फ्रेम सेट ये हो गया क्लोज। बस देखिए यहाँ पे बॉडी टैग नहीं है, सेव किया हमने और हम अपने वेब पेज को करेंगे रिफ्रेश। ये हमारा वेब पेज है जिसपे हमने फॉर्म डिजाइन किया था। अभी देखिए यहाँ पे वेबसाइट लोड हो रही है। देखिए थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं, वैसे जूम आउट तो नहीं होगा इससे ज़्यादा। ये देखिए कर दिया थोड़ा सा मैंने जूम आउट। यहाँ पे देखिए सेपरेट हमने इस पे क्या डाला था, अपना वेबसाइट का होम पेज। ऊपर देखिए यूआरएल में क्या आ रहा है, किसी को पता चलेगा किस वेबसाइट से आ रहा है ये कंटेंट? नहीं पता चलेगा। तो आप आई फ्रेम जैसे यूज करते हैं वैसे यहाँ पे फ्रेम सेट होता है। HTML5 में हम आई फ्रेम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कंटेंट है, ये प्रॉपर काम भी करेगा, इसी के अंदर चलेगा, ये बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये वेबसाइट हमारी इसी के अंदर ओपन हो रही है, जो भी कुछ कंटेंट ओपन कर रहे हैं इसके अंदर ही ओपन हो रहा है। ये सेपरेट फ्रेम हो गया। और दूसरा यहाँ पे एक साइड में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी पेज पे आप जा सकते हो, इसको ओपन करना है। ठीक है, अब ये देखिए ओपन हो गया। तो ऐसे आप किसी भी पेज पर जा सकते हो, यहीं से पूरा का पूरा वेबसाइट एक्सेस कर लो। तो अभी हमने क्या किया, 2 फ्रेम में इसको डिवाइड किया था। अगर आपको इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो आप 3 कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नेस्टेड फ्रेम कैसे बनाते हैं। नेस्टेड फ्रेम के लिए हम एक फ्रेम के अंदर 2 फ्रेम 3 फ्रेम ऐसे बना सकते हैं। तो नेस्टेड के लिए हमें सबसे पहले तो चलिए ये हो गया। इसके बाद एक और फ्रेम सेट यहीं पे ओपन कर लेंगे। सेम इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। ये 2 इसके लिए हो जाएंगे। फिर तीसरा फ्रेम सेट ये हो गया इसका, ये इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और फ्रेम सेट ओपन कर लेंगे ऐसे ही। यहाँ पे हम नेस्टेड फ्रेम सेट बनाने वाले हैं। अब मान लीजिए इसको हम दे देते हैं 40, चलिए 30% दे दिया, अगले को भी 30%। बचा हुआ पार्ट जो भी होगा 60 एंड 40, चलिए 40% पार्ट हमारा बच जाएगा। इसको हम यूज कर लेंगे 3 अलग अलग और फ्रेम के लिए। फिलहाल के लिए हम इसी को कॉपी करेंगे और इसको 3 अलग अलग यूआरएल्स में डाल देंगे। यहाँ पर एक पेस्ट कर लिया, दूसरा हम फिर से इसको कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर देते हैं। 3 हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे 3 ब्लॉक बना रहे हैं। ये वाला ये हमने बना दिया। इसके बाद इसको क्लोज भी करना है। 2 बार हमें क्लोज करना पड़ेगा इसको। टाइप कर लें एक बार, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे ये वाला, देखिए सबसे पहले ये जो सिलेक्ट हुआ है, अभी जो सिलेक्ट हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक स्कोप है, ये पहला हमने बना दिया। ये फ्रेम सेट हमारा मेन है, मान लीजिए ये है, ये फ्रेम सेट है। इसके अंदर हमने कितने ब्लॉक बनाए हैं, 2 ब्लॉक। पहला ब्लॉक हमारा 50% है और दूसरा ब्लॉक भी हमारा 50% हो जाएगा। कितना, 50% ऐसे। अब इसके अंदर ये वाला आपको समझ में आ गया कि यहां से यहां तक है, ये वाला यहां से यहां तक है पूरा। ओके, अब अगला वाला देखिए। अगर हम इस जगह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ में है लिंक। कहाँ पे है, किसके साथ, ये यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है। इसके अंदर क्या है, मीन्स ये वाला जो सेक्शन है उसमें हमने 2 सेक्शन बनाए हैं। इसके अंदर हमने क्या किए, 2 सेक्शन बनाए, 2 कॉलम बनाए। वैसे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रो में चेंज कर देंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। इसको एडिट करके यहाँ पे कॉल्स ना करके इसको रो में डिवाइड कर देते हैं तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसको रो में डिवाइड कर दिया। तो पहला वाला ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये तो मेन हो गया पूरा। इसने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ये और ये।
इसके बाद जो पहला वाला ये वाला सेक्शन है हमारा, इसको हमने क्या किया, दो कॉलम में डिवाइड किया है, 50-50% के दो कॉलम में डिवाइड किया। मींस ये वाला कंटेंट यहां पर दिख जाएगा, ये वाला जो कंटेंट है वो यहां पर दिखेगा। कहाँ पे? यहां पर। अगला फिर हमने क्या किया है, इसके बाद इस मेन के अंदर एक और हमने बनाया जो कि यहां से यहां तक है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इसके अंदर हमने क्या किया, तीन रो बना दी, तीन रो। एक 30%, 30% और बचा हुआ जितना अमाउंट होगा, मीन्स 40% बचेगा अब तो 40% यहाँ पे तीन रो बन जाएंगी। एक ऐसी बनेगी 30%, 30% और ये 40% की हो जाएगी, 40% की ये हो जाएगी। इसमें 30% में ये वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पर दिखेगा, ये वाला जो कंटेंट है यहाँ पर दिखेगा और ये वाला जो कंटेंट है यहाँ पर दिखेगा। मीन्स जो होम पेज है वो ऊपर भी आएगा क्योंकि होम पेज का यूआरएल ये है, और होम पेज यहाँ पर भी दिखेगा। और टेस्ट वाला जो पेज हमने लिया था वो टेस्ट वाला पेज यहाँ पर दिखेगा। ऊपर वाले में जाते हैं तो होम पेज यहाँ पर दिखेगा और इसमें टेस्ट पोर्टल दिखेगा, ऐसे सेम। तो ये नेस्टेड हो जाएगा। पहला मेन हमारा ये है, इसके बाद हमने एक सेट ये बनाया इसके अंदर और एक सेट ये बना दिया। इसमें हमने क्या किया है, कॉलम को रो में तोड़ दिया है। ये वाला जो सेक्शन था 50%, इसको हमने रो में ब्रेक कर दिया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं तो और इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में भी आएगा बेटर तरीके से। इसको जस्ट हमें करना है सेव। सेव करने के बाद हम अपने वेब पेज को करेंगे रिफ्रेश और अब देखिए सारा कुछ हो गया चेंज। देखिए जैसा स्ट्रक्चर हमने बताया था वैसे ही आ रहा है सेम। अभी चीजें लोड हो रही हैं। ठीक, अभी थोड़ा सा इसको जूम आउट और कर लेते हैं, हालांकि मिनिमम पे पहुंच चुके हैं। तो आपको यहाँ पे वन टू और यहाँ पे तीन हमने किए थे, बट तीसरा वाला नीचे तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही, नीचे तक हम जूम आउट करके पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। इस जगह पे एक कॉमा मिसिंग है, ये भी एक थोड़ा सा इशू था, एक कॉमा मिसिंग है, इसको सही करते हैं। तो अब हो जाएंगे तीन। ठीक है, ये तीनों ब्लॉक आ गए। क्लियर, देखिए कितना इंटरेस्टिंग आउटपुट आया। बहुत छोटा सा कोड हमने किया। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल होम पेज चल रहा है और यहाँ पे टेस्ट पोर्टल चल रहा है, यहाँ पे देखिए होम पेज चल रहा है। ये अपने आप में सेपरेट सेक्शंस हैं और इंडिपेंडेंट सेक्शन है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं इनका, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए सारे के सारे सेक्शंस अपने आप में इंडिविजुअल सेक्शंस है, इंडिपेंडेंट सेक्शंस है। तो ऐसा आप बना सकते हो फ्रेम सेट्स का इस्तेमाल करके। समझ में आया होगा आई होप। आप में से किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। अरे अभिषेक, आज भी क्लास हुई थी, आपने ज्वाइन ही नहीं किया। आईटी टूल की क्लास शाम को 6 बजे होती है, आप उसको ज्वाइन ही नहीं करते हैं। हिमांशी, अंशुमान, परमात्मा प्रसाद, खुशी, आप में से किसी का कोई क्वेरी हो जो अभी हमने डिस्कस किया है प्लीज बताइए। अभी जितना भी हमने डिस्कस किया है कोई भी क्वेरी है तो बताइए। नेस्टेड हो गया, चलो बता दिया, कुछ इस टाइप का आउटपुट आप ला सकते हो इजिली, कोई इशू नहीं। तो अब इसमें लगभग 1 से 2 लेक्चर में हम इस पूरी क्लास को कवर कर लेंगे, मीन्स इस यूनिट को कवर करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। HTML5 का बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, या मुझे लगता है थोड़ा सा इसको डिस्कस ही कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में हम जस्ट इस पे प्रैक्टिकल सेशन पे आ जाएंगे। तो HTML5 क्या है, ये एक रिवाइज्ड वर्जन है किसका, HTML4.1 का रिवाइज्ड वर्जन है। इसमें कुछ एडिशनल और इनहेंस फीचर दिए गए एज कंपेयर टू HTML4। इसका जो फर्स्ट पब्लिकली रिलीज आया था, जो फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था HTML5 का, वो 22 जुलाई जनवरी 2008 में इसको पब्लिकली लॉन्च किया गया। बट इसमें से कुछ और नए टैग्स और कुछ नए फीचर्स के साथ में इसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया था अक्टूबर 2014 को।
कुछ नए टैग्स और नए फीचर्स के साथ में इसको अक्टूबर 2014 को फिर से रिलीज किया गया, कुछ मेजर अपडेट्स के साथ में। इसको डेवलप किसने किया है? वैसे तो आमतौर पे HTML या वेब से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो किसके थ्रू मैनेज की जाते हैं? W3CS, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C बोलते हैं इसको। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें, सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह डिजाइन करता है वेब से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड। दूसरे यहाँ पे वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप एक है, वाट WG बोलते हैं इसको। तो इन दोनों ने मिलके, वैसे इसने इस पे काम किया है और इसके जितने रिकमेंडेशन थे उस पे काम किया है इस ग्रुप ने मिलके। और इसमें फिर एक नया HTML का रिलीज, नया वर्जन डेवलप किया गया जिसको नाम दिया गया HTML5, जो कि इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इस HTML5 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करने के लिए हमें एडिशनल प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, या एडिशनल थर्ड पार्टी टूल्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी जिनको हम यूज करते थे। आज की डेट में क्या है, HTML5 में वो फीचर इनबिल्ट दे दिए गए टैग्स के फॉर्म में। अब आपको बाहर से थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज नहीं करने। जैसे पहले आपको वीडियो प्ले करना होता था अपनी वेबसाइट पर, तो आपको कुछ अलग अलग थर्ड पार्टी प्लगइन्स आते थे। जैसे एडोब प्लेयर आता था, उसको डालना पड़ता था तभी आपका वीडियो चलेगा। नहीं है आपके ब्राउजर में तो वीडियो आप प्ले नहीं कर सकते हैं। प्लस इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर कर दिया गया है, किसी ऑप्शन को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। प्लस इसमें कैनवा टैग दे दिया गया है, कैनवास टैग। तो कैनवास टैग में क्या है, आप अपनी वेबसाइट के किसी वेब पेज पे चाहते हैं कि यूजर आके यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बना दे, कुछ ड्राइंग्स स्केच बनाए, तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे कैनवास टैग के थ्रू दे दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टैग है HTML5 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यू रिलीज में क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। इसमें हेडर और फुटर सेक्शन डिजाइन करने के लिए आपको ऑप्शन दे दिए गए, टैग दे दिए गए। इसमें सेक्शन भी अलग से एक टैग दे दिया गया ताकि आप अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शंस में सेपरेटली इंडिपेंडेंट सेक्शंस में क्रिएट कर पाए। प्लस इसमें फॉर्म 2.0 दे दिया गया। अभी जो हम शुरुआत में आज की क्लास में फॉर्म डिस्कस कर रहे थे, फॉर्म, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ और एडिशनल फीचर्स के साथ में दे दिया गया। जैसे इसमें आप पासवर्ड वेरीफाई करा सकते हो, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करा सकते हैं, ईमेल अलग से फॉर्म में एक टैग दे दिया गया। अब ईमेल टैग आने से क्या बेनिफिट हो गया, इनपुट टाइप ईमेल अगर हम लिख देते हैं तो अगर कोई यूजर गलत ईमेल आईडी डालेगा तो वो चेक करके बता देता है, यू हैव इंटर्ड इनवैलिड ईमेल आईडी। तो अब आपको उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन या फिर बैकएंड में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी। जस्ट आपको क्या डिफाइन करना, इनपुट टाइप इक्वल ईमेल, बस इतना लिख देंगे, काम हो गया। वो खुद ब खुद आप यूजर के इनपुट को ट्रैक करेगा। ये सारे फीचर्स इसमें दे दिए गए। तो फॉर्म 2.0 आ गया इनपुट टाइप के लिए। प्लस इसमें परमानेंट लोकल स्टोरेज दे दिया गया। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा यूजर है या क्लाइंट है जो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, उस वेबसाइट से कुछ रिलेटेड ऐसा इंफॉर्मेशन जिसपे बार बार यूजर की रिक्वायरमेंट हो सकती है उस डेटा तक पहुंचने की, तो उसको लोकली स्टोर कर देगा वहीं पे उसी के ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री में। तो इसके लिए हमें कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स पहले यूज करने पड़ते थे, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इसमें वेब सॉकेट इनेबल हो गया। वेब सॉकेट इनेबल होने से क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है अलग अलग क्या बोलते हैं, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए वेब सॉकेट्स काम करते हैं। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कौन से ऐप का डेटा किसके पास जाना है वो यहीं पे इसके माध्यम से हो जाता है, वेब सॉकेट्स के माध्यम से। कैनवास जैसे कि हमने बताया कि इसमें 2 डायमेंशन आप ड्राइंग्स बना सकते हैं सरफेस पे, तो इसमें यूजर इंटरेक्शन होगा। बट इसके साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी उसकी एक्टिविटीज के लिए, या फिर उसके फीचर एंड फंक्शनलिटीज के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप प्रोग्राम करेंगे। आप इसमें वीडियो ऑडियो बहुत इजीली एम्बेड कर सकते हैं। इसमें किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। ये भी एक इसका मेन बेनिफिट है। जियो लोकेशन, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में लोकेशन का फीचर आ जाए, आप उस यूजर को ट्रैक कर पाएं कि किस लोकेशन से हमारी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, तो आप जियो लोकेशन टैग को यूज कर सकते हैं। ये भी फीचर इसमें दे दिया गया। ड्रैग एंड ड्रॉप हमने बताए, ये फीचर इसमें होता है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि आपकी वेब डेवलपमेंट को और एडवांस बनाते हैं। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए हैं। ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो कोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है।
तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है, बट ओवरऑल जो फीचर्स दिए गए इस समय ये डिमांडिंग फीचर्स हैं, रिक्वायर्ड फीचर हैं, और इनकी वजह से हमें अब अपनी वेबसाइट को हम लाइट वेट बना सकते हैं। लाइट वेट इन द सेंस, यानी जैसे कि इस तरह के जो फीचर्स प्रोवाइड करने हों वेबसाइट में, तो हमें अलग अलग थर्ड पार्टी के प्लगइन्स को यूज करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो आपकी एक्सेस स्पीड कम हो जाएगी। तो अब हम अगर अपने थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज नहीं करेंगे, इन टैग्स की जगह वो सारी चीजें ये टैग काम कर देंगे, तो हमारी वेबसाइट का साइज कम हो जाएगा, तो एक्सेस स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं HTML5 के। नेक्स्ट क्लास से इसका जो प्रैक्टिकल सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे करके इसी तरह से हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ओवरऑल आज की क्लास कैसी लगी एक बार चैट में बताइए, और फिर इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। रिजल्ट आ चुका है, आप में से बहुत से लोगों के पास मेल आ गया होगा, और बहुत से लोगों के पास मेल नहीं पहुंचा है। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में सबके पास आ जाएगा मेल के माध्यम से, और आप वेबसाइट पर भी पब्लिश हो जाएगा, तो आप वहां से बाद में देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको रिजल्ट आ जाता है, मिनिमम 2 पेपर पास कर लेते हैं, तो आप अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करा सकते हैं। और प्रोजेक्ट सबमिट कराना है तो आप चाहें तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट सबमिट होना है, क्या है। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। सारी चीज़ें बहुत सिंपल वे में हो जाएंगी, स्मूथली। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू अंशुमन। तो बस आज की क्लास को यहीं पे करते हैं ओवर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।